everybody. My introduction has already been made and it is displayed in my starting slide. I am Ramesh Chandra Trivedi. Once again, I am repeating that I am Ramesh Chandra Trivedi. I am presently working as a high performance analyst and serving in this organization since June 1988. So it's more than 36 years and I am due to retire next month. So it will be my pleasure of retirement. So अब हमें ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कोर्सेज को पढ़ाया, सब कुछ किया, सबको फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स मेडिसिन, सबको पढ़ाया। कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज, एक अंग्रेजी में कहावत है, देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है, बंदा तो वैसे ही होता है। तो Yes sir, yes sir. बंदे को तो नहीं आप बदल सकते बहुत ज़्यादा। It's no doubt I have crossed 60 years of my life. 7 अगस्त को मैं 60 साल का हो गया और एक्चुअल और ऑफिशियल एज में थोड़ा डिफरेंस है, तो उसके हिसाब से 5-6 महीने बाद मैं मतलब फरवरी में 28 फरवरी को रिटायर हो जाऊंगा। सो व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो फिजियोथेरेपी है, ये एक तरह से मैं इसी पीपीटी को 2 स्प्लिटेड सेशंस में पढ़ाऊं, क्योंकि दोनों में बेसिक अंडरस्टैंडिंग करके लिखा हुआ है। तो लेट यू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ concept about what physiotherapy is all about. तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी जिसको हिंदी में हम भौतिक चिकित्सा कहते हैं, एक तरह की चिकित्सा पद्धति है जिसमें तमाम चिकित्सा पद्धतियां हैं जो भारत में प्रचलित हैं। आई थिंक हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप लोग? जी यस सर। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल होंगे? आप इंग्लिश ट्रीटमेंट, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। हमारे इंडियन कंसेप्ट योगासना ही है, योगा ही है। जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है वो योगा ही है। हम आपको एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जो फिजियोथेरेपी का, क्योंकि फिजियोथेरेपी हमारे इंडिया में कोई नहीं जानता था। हमारे इंडिया में क्या जानते थे? आयुर्वेद जानते थे। yes. और आयुर्वेद की एक नेचुरोपैथी। तो ये जो फिजियोथेरेपी, ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है जो एलोपैथी के साथ जाता है, ऐसे समझे। इट गोज वेल अलोंग द एलोपैथी। एलोपैथी भी एक पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी भी एक पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति है, यूनानी भी पाश्चात्य ही है, क्योंकि ज़्यादातर इस्लामिक देशों में ये सब कुछ लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो जो ये फिजियोथेरेपी है, जो भौतिक चिकित्सा है, ये भौतिक चिकित्सा एक वेस्टर्न सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें आगे हम फर्दर एलिबोरेट करने जा रहे हैं कि हम कैसे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। हमारे जो पेशेंट्स हैं वो पेशेंट्स हमारे स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। आप यहाँ स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, तो हमारे पेशेंट्स स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं, नॉन स्पोर्ट्समैन भी हो सकते हैं। यानी हम दोनों को ठीक करते हैं। खाली ये नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट की अहमियत यहाँ NIS पटियाला में है तो मैं यहाँ आ गया, कोई इंजरी होगी तो मैं ठीक करूँगा, या कोई क्लासेस लेने होगी तो मैं एकेडमिक्स में भी इन्वॉल्व हो जाऊँगा, नहीं। हॉस्पिटल में मैं खुद लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में 2 साल जॉब करके रिजाइन करके फिर मैं यहाँ 86 से 88 तक मैं लखनऊ में AGMC में। मैं आपको ये बात इसलिए बताया, हॉस्पिटल में भी है, प्ले ग्राउंड में भी है, मतलब डिपार्टमेंट में तो है ही है। कोई आ गया तो यहाँ करेंगे ही। अगर किसी का कंपटीशन चल रहा, टूर्नामेंट चल रहा, मैचेस चल रहे हैं, तो ऑन फील्ड भी कुछ उसको फर्स्ट एड, रिकवरी, ट्रीटमेंट, जो कुछ भी उसको ज़रूरत है, मतलब तो वो सारी हम उसको देते हैं। सो नाउ you can see the various physiotherapists working on the patients. फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, चेक भी कर रहे होंगे, कुछ एक्सरसाइज भी बता रहे होंगे, कुछ खींचतान भी कर रहे होंगे, बहुत सारे की जो तरीके हैं, उनके मेथड्स हैं, उनको यूज करते हैं। तो अब
ये जानना जरूरी है कि ये फिजियोथेरेपी, जिसको भौतिक चिकित्सा कहते हैं, ये क्या है। फिजियोथेरेपी की परिभाषा कई तरह से की जाती है। इसमें आप ऐसे कह सकते हैं कि एक ये स्वास्थ्य का पेशा है जो जिसमें भौतिक साधनों या एजेंट्स, फिजिकल एजेंट्स जिनको कहते हैं, उनके माध्यम से ट्रीटमेंट किया जाता है। और ये जितने भौतिक साधन हैं या फिजिकल एजेंट्स हैं, सब फिजिक्स के द्वारा संचालित होने वाले उपकरण जो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बहुत सारे आपने देखा होगा मशीनें फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में होती हैं, लगाते हैं। उनमें जो मशीनें होती हैं वो क्या होती हैं? वो एक तरह के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जिनमें कोई न कोई फिजिक्स का प्रिंसिपल काम कर रहा है। तो इसलिए ये आप देखें कि फिजियोथेरेपी इज ए हेल्थ प्रोफेशन। एक तो हेल्थ प्रोफेशन है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसे आपका योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, तो फिजियोथेरेपी भी स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ये एक स्वास्थ्य का प्रोफेशन है जिसमें हम पेशेंट की क्या करते हैं। पेशेंट मतलब पेशेंट भी हो सकता है, हॉस्पिटल वाला पेशेंट है और यहाँ वाला खिलाड़ी है, लेकिन हमारे लिए वो खिलाड़ी भी पेशेंट ही बन जाता है। जब वो इंजर्ड हो गया तो पेशेंट है, लेकिन पेशेंट कह दो तो लोग वही समझते हैं, वो मानसिकता समझते हैं, यार कोई बीमार रोगी ऐसे क्योंकि आदमी को ऐसे समझते हैं। ऐसा कुछ पेशेंट इज पेशेंट, बी इट इज स्पोर्ट्समैन और नॉन स्पोर्ट्समैन। नाउ सो फिजियोथेरेपी इज ए हेल्थ प्रोफेशन which is concerned with assessment, diagnosis and treatment of diseases, disabilities and injuries through physical means or agents. ये एक ऐसा हेल्थ प्रोफेशन है जिसमें हम पहले असेसमेंट करते हैं। अब मैंने कहा ना, वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, पता नहीं टांग उठा के देख रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं या एक्सरसाइज भी बता रहे होंगे, कुछ भी तस्वीरों के माध्यम से तो बात नहीं पता लगा सकते वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें तो बोलती नहीं है ना, इशारा करती हैं, बोलती नहीं है। इशारा कुछ भी हो सकता है। अब मैं यहाँ पढ़ा भी रहा था या फोटो भी खिंचवा रहा था, अब कुछ भी हो सकता है। अब आप तो फोटो खिंचवाइए, जी मैं पढ़ा भी रहा हूँ, फोटो भी खिंचवा सकता हूँ। तो तस्वीरों के माध्यम से ये गेस करना मुश्किल है कि मैं कर क्या रहा था। उसी तरह से उन तस्वीरों के माध्यम से फिजियोथेरेपिस्ट, ये मैंने तस्वीरें दिखाई हैं, इन तस्वीरों में आप घुटने मोड़ के पता नहीं एक्सरसाइज करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं घुटना ठीक है, कोई मुड़ता है, सीधा होता नहीं है, कोई दिक्कत है, या कोई एक्सरसाइज बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो है पहले असेसमेंट किया जाता है। असेसमेंट करने के लिए दुनिया भर के टेस्ट करते हैं, जांच परीक्षण होता है, पता लगता है कि इसको तकलीफ क्या है। और किसी ने कह दिया मुझे रिस्ट में दर्द है, किसी ने कह दिया एल्बो में दर्द है, किसी ने कह दिया कोहनी में दर्द है, नी में दर्द है, तो हम उसका पहले परीक्षण करके फिर एक उसका व्यापक जांच हो जाती है। व्यापक जांच होने से क्या होगा, हम एक निष्कर्ष में पहुंचेंगे। वो निष्कर्ष डायग्नोसिस, एक डायग्नोसिस बनाएंगे ना, कोई ये यही लगता है, मसल इंजरी लगती है, लिगामेंट इंजरी लगती है, नी की है, हिप की है, कोई मसल पुल हो गया, कोई टेंडनाइटिस है, कोई बर्साइटिस है, कोई यार फ्रैक्चर जैसा डाउट लग रहा है मतलब, तो उसके लिए एक्सरे कराएंगे, आगे कराएंगे, और कुछ इंजरी हो सकती है। मतलब एक उदाहरण के तौर पर मैं कुछ दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें असेसमेंट करने पड़ेंगे। असेसमेंट करने से वो डायग्नोसिस प्रोविजनल हो सकती है। प्रोविजनल का मतलब ये है कि अब पक्के तौर पे तो नहीं कह सकते क्लिनिकल टेस्ट के बेसिस पे कि ये यही है। उसको कंफर्म करने के लिए एक्सरे कराने की जरूरत पड़ सकती है, एमआरआई कराने की जरूरत पड़ सकती है, सीटी स्कैन कराने की जरूरत पड़ सकती है, और एडवांस टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो है, जब आपने असेसमेंट करके डायग्नोसिस कर लिया, तो अब इसके बाद काम क्या बचा, ट्रीटमेंट कर। तो डॉक्टर साहब आपने चेक कर लिया, बताओ करना क्या है। मैं एमआरआई रिपोर्ट ले आया, एक्सरे रिपोर्ट भी ले आया, अब मेरा करोगे क्या। वही डॉक्टर साहब ने देखना है, फिजियोथेरेपिस्ट ने देखना है, या जो भी है उसी ने डिसाइड करना है कि मेरे हिसाब से हम चूंकि तकलीफ ये है तो इसका इलाज ये बनता है। और इलाज भी बहुत सारे होते हैं, तो वो उन इलाजों में कौन सा इलाज उस पर्टिकुलर समस्या के लिए या पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए उपयुक्त रहेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, जो कंसर्न क्लिनिशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, डॉक्टर है, कोई भी है, ही विल डिसाइड इट कि व्हाट इज द राइट way of giving the treatment, or every treatment may be right, but what is his personal preferences, or what is first line of treatment. एक कहते हैं ना, first line of treatment is just an automatic choice कि भाई ये चीज़ ऐसा हुआ तो चलो यार पहले ऐसे यही करते हैं, ठीक है ना। अब डॉक्टरों में बहुत सारे ट्रीटमेंट है, स्ट्रीमलाइन है,
हो गया, इंजरी हो गई, चलो टेटनस का टीका लगवा देते हैं, चलो ये कर दे, कुत्ता काट लिया, पहले वो रेबीज का लगाना है, इसके बाद जो टेटनस वैक्सीन भी लगा देना है। कहीं कुछ एक बात मैं कह रहा हूँ, तो कई चीजें होती हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कई दफे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वर्क नहीं करती है। इन रेयर सिचुएशंस पेशेंट डजंट रिस्पॉन्ड टू फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट बदल के देखना पड़ता है। डॉक्टर भी गोली बदल देते हैं, यस सर, फिजियोथेरेपी भी मशीन बदल देगा अपनी, या कोई तरीका बदल देगा। तो हमें मतलब फेर बदल करते रहना है, हम ये नहीं कह सकते। लेकिन नॉर्मली विद एक्सपीरियंस ज़्यादातर जो फिजियोथेरेपिस्ट है या डॉक्टर है, वो पहले बाद में ही ऐसी दवा लिखेगा, ऐसा वो लिखेगा, बुखार उतर जाएगा, खांसी जुकाम है तो कम हो जाएगा, इन्फेक्शन है कंट्रोल हो जाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसा कोई मशीन लगाएगा, दर्द कम हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज ऐसी बता देगा उसकी प्रॉब्लम। तो ये क्या है? ये उसका अनुभव है, वो अनुभव ने उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस को बनाया है, और उन पर्सनल प्रेफरेंसेस की वजह से वो अपने पेशेंट से इम्प्रूवमेंट लाने में कामयाब होता है। लेकिन हर दो आदमी का अनुभव अलग अलग है। अब मैं हूँ रिटायरमेंट की दहलीज पे खड़ा हूँ, अब वो लड़का आया, उसने लैपटॉप पे मेरी हेल्प की, आपने देखा होगा, वो यंग लड़का है, इंटर्न, तो दो लोगों के लेवल में फर्क है ना। वो अभी अपकमिंग है, अपडेटेड है, हाँ, लेकिन अपडेटेड है, अपडेटेड है, अपडेटेड इस सेंस में है कि जैसे आजकल पढ़ाने के सिस्टम बदल गए, अब ये कंप्यूटर, लैपटॉप, ये वो, थोड़ा हम लोगों को दिक्कत होती है, कहीं हम कहीं फंस जाते हैं, ये कैसे चलेगा यार, कैसे पिन ड्राइव में करो, इधर ट्रांसफर करो, उधर करो, झंझटबाजी। पढ़ाना तो हमने अपने एक्सपीरियंस और विजडम से ही है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, दे हैव देयर ओन एडवांटेजेस, ओल्ड अपने एडवांटेजेस हैं उनके लिए, तो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस पे वो ऐसे ही चौके छक्के लगाते रहे हैं, उनको कोई वो नहीं है। वो मैं एक बात बता रहा हूँ, इसलिए जो है दो आदमी के ट्रीटमेंट भी, डायग्नोसिस करने का तरीका भी, और एक्सरसाइज प्रेस्क्राइब करने का रिहैब में या कुछ अलग अलग हो सकते हैं। बट अल्टीमेटली मैटर क्या करता है? अल्टीमेटली मैटर पेशेंट को आराम करता है, पेशेंट का कोई दीन धर्म नहीं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? यस सर, कि पेशेंट मिनट में अगर आराम नहीं आया तो उसने फटाफट डॉक्टर बदल देना, ये बात तो पक्का। उसने ये नहीं कि त्रिवेदी साहब 60 साल के हैं और कोई लड़का 15 साल एक्सपीरियंस रखे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। उसने तो कहना हमें आराम से पूछो, या हमारे किसी दोस्त ने कह दिया उस मना स्थिति में, जब हम इस निष्कर्ष पे थे कि हमें कुछ आराम नहीं आ रहा, तो कहते यार तू किसको दिखा रहा है, तू उनको दिखा ले, लोग उधर भटक गए। वो ये जो चीज़ है, ये बहुत मेडिकल फील्ड में बहुत होती है, इसलिए ज़्यादातर जो डॉक्टर हैं, और लोग भी आपने देखा होगा कि वो एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना पसंद करते हैं, और डॉक्टर भी यही कोशिश करता है कि वो अपने अनुभव से जो उसने अर्जित किया है, अनुभव तो अर्जित किया जाता है ना, अनुभव तो पढ़ा नहीं जाता, किसी किताब में, टेक्स्ट बुक में, लाइब्रेरी में कहीं कुछ लिखा नहीं है कि अनुभव क्या होता है। अनुभव तो आपको उस चीज़ की, उस मार्ग पे चल के, प्रैक्टिस करके, ठोकरें खा के आप भी गलतियाँ करते हो और सीखते हो। तो हम लोगों ने, मैंने ये कहा कि भाई आप जो अनुभव है, जो आपके पास वास्ट खजाना है, उसमें गलतियाँ या फेलियर के रेट्स, चांसेस कम हैं। तो इसलिए कोशिश ये होती है पेशेंट्स की भी, और कोशिश ये होती है एक्सपीरियंस क्लिनिशियन की भी, कि पेशेंट को पहली सिटिंग में ही कुछ ऐसी दवा, ऐसा परामर्श, ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ दे जाए कि अगले दफे वो आने के लिए मजबूर हो जाए, और वो ये कहे कि नहीं डॉक्टर साहब कल आपने कुछ लगाया था ना, कोई मशीन लगा दी या कोई एक्सरसाइज बता दी या कुछ कर दिया, उससे आराम हो गया। मतलब मैंने तो बहुत बड़ा प्रार था, मतलब आते ही मुझे मतलब आई वॉज ओके, रात में नींद भी आ गई और कंफर्टेबल आया हूँ, तो मुझे आई वॉज इनकरेज टू कम। तो मुझे ये जो चीज़ है दैट कम्स थ्रू experience, and this experience is reflected in the treatment chosen. जो ट्रीटमेंट का चुनाव किया जाता है डायग्नोसिस के बाद, वो भाई अलग अलग होता है। ये आप ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही करो वैसे ही करो, यू डॉक्टरी टाइम में कोई चीज़ आप डिक्टेट नहीं कर सकते, किसी को नहीं आप डिक्टेट कर सकते। मेरे को क्या डिक्टेट करोगे, किसी को कोई, हर दो आदमी का, जैसे दो लेडीज हैं, आप देखें किचन में खाना बना, एक ही सब्जी दे दो, आलू गोभी मटर टमाटर,
कोई किसी ढंग से बना देगी, कोई किसी ढंग से बना देगी, कोई किसी ढंग से बना देगी। किसी की सब्जी का कोई इस तरह का स्वाद आएगा, किसी की सब्जी का कोई दूसरी लेडी को इसमें प्याज ना उसको वो कर दिया है, खड़ी खड़ी कर दी है, किसी ने कहा उसने पीस के डाला है, किसी ने कहा ऐसे डाला। वो लेडीज ही लेडीज की बुराई निकाल सकती है या कमी निकाल सकती है, क्योंकि लेडीज को पता होता है, लेडीज को पता होता है कि वो बनती कैसे चीजें। खाने वाले को ज्यादातर आदमी हैं तो उनको ज्यादा पता नहीं लगता, उनकी खाएंगे तो उनकी ठीक था, उनके खाएंगे तो ठीक था, क्योंकि वो खुद कुक नहीं करते ना, तो वो कमियां जानते नहीं। यस सर। ये सामान्य से उदाहरण देने का मंतव्य ये सिर्फ इतना है। मेरी हिंदी ठीक है? जी हाँ। मेरे ये सामान्य से उदाहरण देने का मंतव्य सिर्फ, अब देखो मैं इंग्लिश बहुत देर से नहीं बोला हूँ, ये पंगा पड़ जाता है कि एक बार बोलने लगो एक भाषा में ना, जरूरी है। और इंडिविजुअल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट प्लानिंग इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर पेशेंट में भी द सेम। 4 डॉक्टर के पास जाओ, 4 अलग अलग तरह की गोली लिख देंगे, 4 फिजियोथेरेपी अलग अलग तरह का, नहीं अल्ट्रासाउंड लगा ले, वो कहते हीट लगा ले, वो कहते आइस लगा ले, वो कहते ये कर दे, वो कर दे, सब आदमी अलग अलग। पेशेंट कंफ्यूज, पेशेंट तो लेमैन है ना, पेशेंट को क्या पता। तो अंत में मैटर क्या करता है, वही बात आ गई, जिसका ट्रीटमेंट हिट हो गया फिट है, वो आएगा, और जिसका ट्रीटमेंट हिट नहीं हुआ बस वो भटक जाएगा। कोई उसका दोस्त कहते हैं यार किसको दिखा रहा है, चले यार इसको दिखा। तो ये मैटर करता है। तो मतलब जैसे हम डायग्नोसिस बनाते हैं तो खाली डायग्नोसिस बना लेना ही काबिलियत नहीं है, सही ट्रीटमेंट का परामर्श देना और सही ट्रीटमेंट करवाना या करना वो भी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कई दफे पेशेंट डायग्नोसिस, अच्छा लिगामेंट मसल, उसको क्या पता लिगामेंट होता तो क्या होता, मसल होता तो क्या होता, उसको तो बस ये है कि हमें ठीक होना, हमें ठीक कर दो। डायग्नोसिस में एक क्षण को चाहे थोड़े कच्चे भी रह जाओ, लेकिन ट्रीटमेंट जो है 100% इफेक्टिव होना ही चाहिए। So, physiotherapy is a health profession that is concerned with the assessment, diagnosis and treatment of diseases and disabilities. Because यहाँ खिलाड़ियों को डिजीज नहीं होती। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज जो मैंने बताया ना, वहाँ पे फिजियोथेरेपी डिजीजेस और डिसेबिलिटीज को डील कर रहे होते हैं। तो डिजीजेस एंड डिसेबिलिटीज beside injuries, here we tackle the injuries. There in hospitals we deal with the various kinds of neurological, orthopedic diseases, pathological conditions, and the conditions which result in kind of disabilities. Patient may be differently abled. वो differently abled को क्या कैसे कौन सपोर्ट करेगा, कौन चलने लायक बनाएगा, कौन उनको इस लायक बनाएगा कि वो मतलब जो है अपना जो रोजमर्रा का जीवन है, क्योंकि खिलाड़ी नहीं है तो उनके लिए तो बस ये है कि दुकान चले जाएं, ऑफिस चले जाएं, या अपने जो सामान्य जीवन है उसका सही ढंग से निर्वहन कर सके, तो वो जरूरी है। और उन सबके लिए फिजिकल मीन्स, फिजिकल एजेंट्स जो वो इस्तेमाल करता है, जो भौतिक शास्त्र के नियमों के ऊपर संचालित उपकरण है, वो सारी चीजों का प्रयोग किया। तो एक डेफिनेशन ये फिजिकल। फिजियोथेरेपी, जिसको फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं, यूएस कनाडा इधर साइड में इसको फिजिकल थेरेपी कहते हैं। फिजिकल थेरेपी अगेन, थेरेपी मींस ट्रीटमेंट। फिजिकल मस्कुलोस्केलेटल कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो फिजियोथेरेपिस्ट को डील करे, और इसको संक्षिप्त में पीटी भी कह देते हैं। सो इट इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ, quality of life को improve, maximizing the quality of life and movement potential within the spheres of promotion, prevention, diagnosis, treatment, intervention, rehabilitation, सब कुछ मतलब मिला जुला असर से पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है। आम आदमी दुकान चला जाए, ऑफिस जाने लायक बन जाए, और खिलाड़ी अपना दोबारा से ट्रेनिंग करने लायक, यही क्वालिटी ऑफ लाइफ का इम्प्रूवमेंट है। यही क्वालिटी अफेक्टेड हो गई है इंजरी या डिजीज की वजह से, उन्हीं को हमने ठीक करना है, और वही हमारा गोल भी है। एज ए फिजियोथेरेपी हमारा गोल भी यही है भाई, अपने पेशेंट को आराम देना है। वी आर रिक्वायर्ड सिंपली बिकॉज कि समवेयर मेडिसिन आर नॉट सफिशिएंट। ये सारी चीजें हो सकती हैं, और
पेशेंट को हम खाली फिजिकली ही नहीं ठीक करते, मेंटली भी, क्योंकि इंजरी है, खिलाड़ी डिप्रेस हो गया, मेंटली डिस्टर्ब, अब क्या बनेगा? एनसीओई से निकाल देंगे, कैंप से निकाल देंगे, गेम से निकाल देंगे, कोई बैठा के तो खिलाएगा नहीं, तो मेंटली डिस्टर्ब, कब रिटर्न करेगा, नहीं करेगा, गेम में अच्छे भले चांसेस थे टीम के साथ जाने के, वो अफेक्टेड हो गए, बहुत सारी चीजें इमोशनल लेवल पे जो उसको एक दिक्कत आती है। और सोशल वेलबींग, भाई देखो आप अगर फिट हो तो सामाजिक तौर पे भी आप अच्छे एडजस्ट होते हो, घुलते मिलते, आप अपने में डिस्टर्ब हो, परेशान हो, तो आपके अंदर एक एंटी सोशल टाइप की थॉट आ ही जाता है कि थोड़ा यार हमें दुनिया से क्या लेना, हम अपने में, ठीक है, आत्म केंद्रित ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि हम परेशान। सोसाइटी ये लगता है, कौन पूछता है, सोसाइटी डजंट केयर फॉर यू, तो यू आल्सो स्टार्ट नॉन केयरिंग फॉर सोसाइटी। वही चीज है, हिंदी में अनुवाद है, छोड़िए। Patients restore the use of muscles, bones and nervous system through use of physical means agents which are governed by the laws of physics. I had already explained to you. ठीक है? Clear to everybody? To backbenchers? कई तकलीफें मसल्स में हो सकती हैं, कई तकलीफें हड्डियों में हो सकती हैं, जोड़ खराब हो सकते हैं, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस हो सकती है, हड्डी में टूट गई, हड्डी तो हम नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेगा तो हड्डी का डॉक्टर ही, लेकिन उसके बाद हड्डी जाम हो गई, जोड़ जाम हो गया, मसल वीक हो गई, तो पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस हो जाए। और साथ में मतलब जो है कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हो जाए, अपाहिजपन हो गया, अधरंग हो गया, पैरालिसिस के अटैक हो गए, बहुत तरह के पैरालिसिस होते हैं, बहुत तरह की न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। तो ये सारी चीजों को हम ठीक करते हैं और इनके लिए ये कुछ मशीनों के नाम गिनाए, कुछ मशीनों के नाम गिनाए गए हैं, जैसे IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी, TNS ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, शार्प डायथर्मी, माइक्रो डायथर्मी, वैक्स बाथ, लेजर, थर्मोथेरेपी में बहुत सारी हीटिंग मॉडलिटीज आ जाती हैं, क्रायोथेरेपी में बहुत सारी कूलिंग मॉडलिटीज आ जाती हैं इंक्लूडिंग आइस, मसाज, अल्ट्रासाउंड, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेस, बहुत तरह की थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस जो रिहेबिलिटेशन में यूज की जाती हैं। ये कुछ नाम गिनाए हुए हैं। दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ एनी ऑफ द मेथड्स यूज्ड, क्योंकि फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट है। तो फिजियोथेरेपी काम कैसे करती है ये भी जानना जरूरी ना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही चाहिए ना फिजियोथेरेपी, यही टॉपिक है आपका। तो उसमें आपको ये समझना है कि इट सीक्स टू रिलीव पेन। पेन वो एक पहला सिम्टम है जिसकी वजह से खिलाड़ी या कोई आम आदमी भागता है डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर कोई भी हो सकता है, फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, कोई भी हो सकता है। किसी के पास भाग के डॉक्टर से दर्द हो रहा है, कल से करना लगती है, पेन है जो उसकी मेन कंप्लेंट है, जिसकी वजह से वो आया और जिसकी वजह से उसका डे टू डे लाइफ अफेक्टेड हो रही है और जिसकी वजह से उसकी ट्रेनिंग अफेक्टेड हो रही है, क्योंकि पेन में तो आप चलना फिरना मुश्किल है, तो ट्रेनिंग क्या करेंगे आप। तो इट सीक्स टू रिलीव पेन, डिक्रीज स्टिफनेस, बहुत सारी जगह जैसे स्टिफनेस आ जाती है, जैसे मैंने बताया पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस आ गई, अब 2 महीने प्लास्टर लगा दिया आपने तो घुटना सीधा हो गया, एकदम मुड़ता ही नहीं। तो इट सीक्स टू डिक्रीज स्टिफनेस, इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी। हम मोबिलिटी स्ट्रेंथ जो अफेक्टेड हो गई है, अब 2 महीने प्लास्टर में बंद रहा तो जॉइंट की मोबिलिटी अफेक्टेड हो गई, रेंज ऑफ मोशन अफेक्टेड हो गया और साथ में जो मसल्स विद इन प्लास्टर कास्ट थे वो मसल्स वीक हो गए। टांग कहते टांग पतली हो गई, आपने सुना होगा, कहते हैं टांग पतली हो गई। टांग पतली कैसे होगी भाई? क्योंकि टांग लेट कर दिया या डिले कर दिया या उसके साथ खेलते रहे या उसको काम लेते रहे या बिगाड़ते रहे, खराब करते रहे, तो उसको हीलिंग मुश्किल होती है। तो क्या है कि वी हैव टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड मोबिलिटी
and train the patients to perform day-to-day tasks with ease. अब सामान्य आदमी तो यही कहेगा ना, दुकान जाना है, डे-टू-डे टास्क मेरा ये है, और खिलाड़ी का डे-टू-डे टास्क ग्राउंड तक जाना है। यहाँ कोच साहब को ये जवाब न देने बोले कि क्या है, जब देखो तुम बैठे ही रहते हो, आते रहते, दोनों बातें चलती हैं। तो कोच को भी पता होता कि कहीं इसमें झूठे भी, तो ठीक है, लेकिन हम हमारे पास कोई झूठे, हाँ, लेकिन मिसयूज हमें भी करते हैं लोग। जाली डॉक्टर से मेडिकल डॉक्टर साहब गए थे, उन्होंने कोई गोली दवाई दी नहीं, कोई फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज कोई बताया नहीं, और ऐसे भगा दिया जो है, कहने लगे ऐसे तुम झूठ बोल रहे हो। वो हमारी उल्टी शिकायत करता फिरेगा, क्योंकि वो हो सकता सही हो, और हो सकता हम अविश्वासी स्वभाव की वजह से हम उसकी चीज को अंडरमाइन कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं, ये हम ऐसे नहीं कर सकते हैं जैसे दूसरे लोग करते हैं, हमें मानना पड़ता है। कहते फिर हम भी छले जाते, हमें पता है कि तो चुस्टी मार रहे हैं लोग, लेकिन अब करें क्या? कहते फिर पता चल जाता है, तो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जो, लेकिन एक आध बार तो बेनिफिट ऑफ डाउट देना ही पड़ता है, बिना बेनिफिट ऑफ डाउट के कुछ नहीं हो सकता। सो फिजियोथेरेपी इज वर्किंग इन स्पोर्ट्स, जैसे हमारे लोगों का सेटअप है NIS पटियाला। सो फिजियोथेरेपी इज वर्किंग इन स्पोर्ट्स, ट्राई टू हेल्प देम, मतलब टू एथलीट्स, टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस बाय ट्रीटिंग देयर, क्योंकि प्लेयर की जो परफॉर्मेंस है, मेन कंसर्न तो वो है, और परफॉर्मेंस में बाधा क्या है, उसको चोट या इलनेस है। कई दफे खिलाड़ी भी इन्फेक्शन हो जाता है भाई, खिलाड़ी भी बीमार पड़ जाता है, एंड वक्त भी बीमार पड़ गया, इंजरी नहीं, बीमार पड़ गया, इलनेस और इंजरीज दोनों हो सकती है खिलाड़ी को, तो उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाए। तो वो अफेक्टेड ना होने पाए, मेंटेन रहे, और वो अपनी ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्मेंस दे सके, ये सबके लिए हम प्रयास करते हैं। तो ठीक नहीं होगा तो ट्रेनिंग नहीं करेगा तो क्या रिजल्ट आएंगे, क्या परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्या? क्योंकि कंपटीशन है ना भाई, आप अकेले तो नहीं है ना। टीम में बने रहने के लिए भी तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और टीम के साथ जाने के लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, दोनों से हट के दिखाना पड़ेगा कि भाई ये मेरे पास क्षमता है। तो नीड ऑफ फिजियोथेरेपी इज इमेंस इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज एज वेल एज डिजीजेस। जैसे मैंने कहा, डिजीजेस में भी फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है, और इंजरीज के साथ भी काम करता है। फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में भी और नॉन स्पोर्ट्स सेटअप में भी काम करता है। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, इट इज फिजियोथेरेपी इज एम्प्लॉयड अलोंग विद मेडिसिन। डॉक्टर को भी दिखाना पड़ जाता है, क्योंकि गोली अंदर से आप खाते हैं, मुंह से खाएंगे, सारे शरीर में जाएगी, जहां जरूरत होगी वहां, और जहां नहीं जरूरत है वहां पे भी वो गोली हजम होकर सारे शरीर में पहुंच जाएगी। फिजियोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट होता है वो स्पेसिफिक होता है, आउटसाइड ट्रीटमेंट होता है, टॉपिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपको अंदर से कुछ खाने की या लेने की ऐसी जरूरत नहीं होती। जो मशीनें या जो हम तरीके अख्तियार करते हैं, वो सारी मशीनें या तरीके बाहर से लगाए, यानी बाहरी ट्रीटमेंट, बाह्य ट्रीटमेंट, आंतरिक ट्रीटमेंट नहीं है। दवाई एक आंतरिक ट्रीटमेंट, दवा खा रहे हैं वो उपचार आंतरिक है। तो अगर कोई चीज अंदर से ले रहे हैं और कोई चीज बाहर से ले रहे हैं, झगड़ा तो कुछ नहीं है, गोली भी खा लीजिए, उससे भी आराम मिल जाएगा, और साथ में फिजियोथेरेपी भी लेते रहिए। जो कई दफे इनका कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन जैसे वो मैडम ने कहा कि कई लोग गोली नहीं खा, कई लोगों को ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्सर होता है पेट में, पेन किलर नहीं ले सकते। हाँ, पेन किलर नहीं ले सकते, पेन किलर लेते हैं तो उनकी प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है। तो वो बढ़ने की वजह से वो फिजियोथेरेपी पे या बाहरी ट्रीटमेंट पे ही ज्यादातर डिपेंडेंट है। ज्यादातर खिलाड़ियों में वैसे देखा गया है कि वो फिजियोथेरेपी ज्यादा लेते हैं, गोली दवाई पे कम विश्वास करते हैं। और ज्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट भी माइल्ड टू मॉडरेट इंजरीज में आप मैनेज कर सकते हैं फिजियोथेरेपी मेथड से। बहुत सीवियर इंजरी हो गया, अब कोई कह रहा सर्जरी करें, कोई कह रहा सर्जरी नहीं करें, कम से 3 ओपिनियन ले लेंगे, देखेंगे कि क्या सही है क्या। सबकी सुन लो, करो अपने दिमाग से, लेकिन अपने दिमाग से सही निर्णय लेने के लिए भी आपके पास तो दिमाग होना चाहिए, और वो दिमाग के लिए आपको ये पढ़ाया जा रहा है। और ये मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इससे आप क्या करेंगे, अपनी जो सूझ समझ है, डिसीजन मेकिंग है, सूझबूझ है, उसको आप विकसित करेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम
as I told you, it is implied along with the medical and surgical treatment. क्योंकि बहुत सारी सर्जरी करने के बाद भी फिजियोथेरेपी खाते हैं तो ठीक रहता बाद में, तभी हम आपके पास आए। यानी दवा का असर उतर गया तो फिर दर्द आ जाता है, जड़ से नहीं ठीक होता। फिजियोथेरेपिस्ट के पास कोई किसी, देखो मेडिकल लाइन है या कोई भी लाइन है, आपने देखा होगा, कोई किसी को उठाता नहीं है। उस फील्ड की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता ही उसको ऊपर उठाती है। अब लोगों ने खा के देखा, यार गोली खाते हैं तब तक तो आराम है, बाद में यानी जड़ से ठीक नहीं हो तो फिजियोथेरेपी पर जाएगा, फिजियोथेरेपी भी करा ली, दवाई भी खा ली, नहीं ठीक होता तो सर्जरी के सर्जन के पास, सर्जन के यार जब तक ये चीज काटेंगे नहीं तो फिर ठीक कैसे होगा, ये तो पहले तुमको करा लेना चाहिए था। ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता भी है। मैं ये कह रहा हूँ पेचीदा मसला है, टेढ़ा पेचीदा का मसला है जिसपे हम बात करें तो पूरा एक लेक्चर ही खत्म हो जाएगा। तो हम आगे चलते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला है, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आप कितने ऑनेस्ट हैं ये इस बात पे भी डिपेंड करता है। आपके लिए पैसे से ज्यादा आपकी रेपुटेशन, आपके क्लाइंट्स की बेहतरी इंपॉर्टेंट। अगर वो जो आपका एम है, और ऐसे मेरे ख्याल से हरिश्चंद्र की तरह से लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे इस कलयुग में, पैसा पहले, माया के पीछे लोग दौड़ जाएंगे पहले, चाहे जो सर्जरी जरूरत नहीं थी वो सर्जरी भी कर देंगे, और जो गोली दवाई के बगैर भी काम हो सकता था या फिजियोथेरेपी के बगैर, तो हर तरह के लोग हैं। तो आपने मतलब अब वही तो मैंने कहा ना, आपने अपनी समझ विकसित कर दी कि सही क्या है गलत, एंड व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। नाउ एक्सरसाइजेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी एज दे ब्रिंग बैक फिटनेस। फिटनेस कहाँ से आएगी? एक्सरसाइज करके आएगी। इंजरी के बाद फिटनेस चाहिए, गेम खेलना है तो फिटनेस के लिए आपको रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा, और उस रिहेबिलिटेशन के लिए एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी है। मेथड्स ऐसे होते हैं जो फिजियोथेरेपी हाथों से करते हैं। अब बिजली से संचालित होने वाले सारे उपकरण या वो जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट जहां पे पानी, आपने देखा कि पानी 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तीनों रूपों में पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आइस मसाज कहते हैं ना, आइस लगा लो, आइस क्या है? ठोस रूप है। ठंडा पानी लगा लो, अब नहीं आइस है तो क्या करोगे? अब कहाँ से आइस, जमाने में पानी वाटर कूलर का भी हम लोग कहते भाई नहीं। अब स्टीम बाथ है, अब स्टीम बाथ में क्या है? रिकवरी रिलैक्सेशन के लिए स्टीम बाथ यूज करते हैं। तो पानी के तीनों रूप हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो ये तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी हैं कि नहीं? जी हाँ। पानी एक ऐसी चीज है जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी है और केमिकल प्रॉपर्टी भी है। जो समय इस्तेमाल होता है, जो आइस क्यूब बनाने वाली मशीन है, आइस क्यूब मेकर, एक मशीन है जो आइस फ्लेकर है, जो आइस को चूरा कर देती है, वो भी होती है। और एक अंडर वाटर जेट मसाजर मशीन है, एक टब होता है जिसमें अंडर वाटर जेट करके जेट की नोजल की तरह जैसे पानी कार की धुलाई करते हैं, तो हाँ जकुजी ऐसे, तो उसमें वो रिकवरी के काम आता है। फिर एक व्हर्लपूल बाथ होता है, वार्म व्हर्लपूल बाथ होता है, कोल्ड व्हर्लपूल बाथ होता है। एक होता है सब मतलब जो हाइड्रोथेरेपी में आता है, सोना बाथ तो नहीं, जहाँ पे पानी का एक, मैं कह रहा हूँ एक स्टीम बाथ जो, हाँ स्टीम बाथ, जिसको हाइड्रोकलेक्टर, वार्म हाइड्रोकलेक्टर हीटिंग यूनिट और एक कोल्ड हाइड्रोकलेक्टर हीटिंग यूनिट होती है। ये बहुत ज्यादा पानी गर्म होता है, उसमें पैड होते हैं, वो पैड निकाल करके लेके हम आगे दिखाएंगे, मॉइस्ट हीट पैड, मॉइस्ट हीट पैड। हाँ तो ये हम आगे बताएंगे, थोड़ा आगे बढ़ने दें। हाँ आइस बात है, जैसे एक टब होता है उसमें आइस डाल के, वो रिकवरी के लिए। तो पानी को बहुत सारे ट्रीटमेंट के लिए भी, रिकवरी के लिए बहुत यूज कर सकते हैं। पहलवान डॉक्टर के पास भी चला जाएगा, वो सबके पास जाता है क्योंकि उसको आराम से मतलब होता है। तो वो तो एक अलग, हर चीज को कोई ना कोई कहता है वो हमारा है, वो हमारा है। हम कहते हैं कोई किसी का नहीं। क्यों? इसलिए कहता हूँ क्योंकि सालों से हजारों जड़ी बूटियों, घरेलू उपचार, प्राकृतिक सब संसाधनों से जो भी चीजें मिलने वाली थी, उनसे थेरेप्यूटिक व्यायाम है, उन व्यायामों के माध्यम से
रिहेबिलिटेशन किया जाता है और पेशेंट को उसको बैक टू हिज ट्रेनिंग ले जाने का प्रयास किया जाता है। प्री इंजरी लेवल की फिटनेस उसकी हासिल करवाई जाती है जिससे कि अपना गेम आसानी से खेल सके। मैनुअल थेरेपी में जो हाथों से की जाने वाली थेरेपी है, जिनमें मसाज हो गया रिकवरी के लिए, थेरेपेटिक मसाज हो गया, कोई दर्द है कहीं, रिकवरी नहीं है, दर्द है कहीं, कोई ट्रिगर पॉइंट रिलीज है, कोई कुछ है, सब मैनुअल थेरेपी में आ जाएगा। फिर कोई जोड़ जाम है, मोबिलाइजेशन है, मैनुअल मैनिपुलेशन है, ये सारी टेक्निक तो मैं हाथ से पकड़ के होंगी ना, ये कोई मशीन तो नहीं लगी हुई है कि इसको कोई ऐसे कर देगी तो उसका जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। ये अलग अलग मशीनों के नाम बताए गए हैं। फिजियोथेरेपी में, इलेक्ट्रोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड, वेरियस तरह की करंट्स, कार्डिक करंट, गैल्वेनिक करंट, इंटरफेरेंशियल करंट, रशियन करंट, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन वाली करंट्स, लेजर, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट लैंप, वैक्स बाथ, शॉर्ट वेव आता है, लॉन्ग वेव, माइक्रोवेव आता है, सो मेनी, बहुत ज्यादा मतलब मशीनें हैं जिनका हम आपको नाम नहीं है, कुछ नाम एक्सेट्रा करके लिखे हुए। हाइड्रोथेरेपी में क्रायोथेरेपी जहाँ कोल्ड, थर्मोथेरेपी जहाँ हॉट थेरेपी दिया जाता है, गर्म पानी से उपचार किया जाता है। व्हर्लपूल बाथ, कंट्रास्ट बाथ जिसमें हॉट एंड कोल्ड का एक साथ एक मशीन में ठंडा पानी होता है, गर्म पानी होता है, और हाइड्रोकोलेटर हीटिंग यूनिट्स ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। व्हर्लपूल बाथ ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। तो इसी तरह से अंडर वाटर जेट मसाज, इसमें लिखा नहीं है, बहुत सारी जकुजी जो बता रहे हैं सब। एक्सरसाइज थेरेपी, यूज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ एक्सरसाइजेस। मैनुअल थेरेपी में मसाज, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन एक्सेट्रा। फिजियोथेरेपी की ब्रांचेस ढेर सारी। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हमने पहले लिखा कि जो हम स्पोर्ट्स में काम करते हैं, और स्पोर्ट्समैन के लिए जो फिजियोथेरेपी की ब्रांच स्पेशली डेडिकेटेड है उसको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी कहते हैं। अदरवाइज आर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपी, मस्कुलोस्केलेटल मिलती जुलती फिजियोथेरेपी है। कार्डियोपल्मोनरी हार्ट और लंग की कंडीशंस को फिजियोथेरेपी डील करता है। मैं लखनऊ में केजीएमसी में कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट ही था। न्यूरो फिजियोथेरेपी जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस को डील करता है। पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपी जिसमें बच्चों से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उसमें डिसेबिलिटीज, डिजीजेस और उनकी प्रॉब्लम्स। जेरियाट्रिक फिजियोथेरेपी ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन, तो कितनी सारी फिजियोथेरेपी है, चलने फिरने की दिक्कतें होती हैं रोजमर्रा। बुढ़ापा है भाई, बुढ़ापा तो आएगा ना कि नहीं आएगा? आएगा। गायनोकोलॉजी फिजियोथेरेपी, वुमेन हेल्थ, औरतों की समस्याएं बहुत सारी हैं जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट काम करता है। एंटीनेटल पीरियड से लेके पोस्ट नेटल पीरियड तक, और बहुत सारी वुमेन की ये कंसेप्ट थोड़ा इंडिया में कम पॉपुलर है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी क्या है? टाइम तो नहीं होगा भाई, 2 मिनट रखते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी इज ए स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ फिजियोथेरेपी which deals with injuries and issues related to sports persons, sports people. Simple है। Sports injuries differ from day-to-day injuries in many ways. Sports physiotherapists help players to recover from their injuries and provide education to prevent. ठीक, क्लियर है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। पेशेंट जो इंजरी हो गई उससे रिकवर करना, और फिर दूसरा क्या है, उनको भाई इंजरी ना हो, कम से कम हो, होती। अब आप हर समय इंजरी बचाव भी करने लग जाएंगे तो परफॉर्मेंस क्या देंगे? हर समय आपका डर घुस गया, चोट लग जाएगी। परफॉर्मेंस देना है, उस समय चोट और ये सब नहीं सोचना है। लेकिन जो गेम खेलना है या जो काम करना है, हर काम की एक सही टेक्निक। जैसे मान लो पहले जब मैं क्रिकेट देखा करता था, फॉलो ज्यादा करता था, तब खिलाड़ी होते, टेस्टमैन ज्यादा होते थे, खिलाड़ी जल्दी डाइव मारते ही नहीं थे। गेंद जा रही वजह से दौड़े ऐसे हाथ से रुक गई, थोड़ा झुके, रुक गई तो ठीक है, नहीं रुके तो कोई डाइव कोई नहीं मारता था। ठीक है, अब देखो उनको डाइविंग की प्रैक्टिस कराई जाती, सिखाया हाउ टू डाइव सेफली, चोट भी ना लगे। अब हम आपको डाइविंग की ट्रेनिंग नहीं है, अब हमने डाइव कर लिया, लॉजिक तो थोड़ा आगे आ गए कहीं कि हाथ में या तो इंजरी कर ली या कहीं बैक में झटका मार दिया, क्योंकि हमें आता नहीं है, हमें ये बताया नहीं कि हाउ टू डाइव सेफली एंड स्टॉप द बॉल। ठीक है, तो ये मैं आपको बात बता रहा हूं कि हर चीज की एक टेक्निक होती है और उस टेक्निक की प्रैक्टिस करनी पड़ती है,
तो अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो इंजरीज कम से कम होंगी। इंजरीज तो होंगी, इंजरीज कभी खत्म नहीं कर सकते। 100% इंजरी प्रिवेंशन पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो ये सोच लो कि ऐसा कोई रामबाण तरीका है जो बता दो कि हर चीज प्रिवेंट होगी, तो प्रिवेंट हो गई तो घर जाओगे। अब तो हमारा कोई काम ही खत्म हो गया, तो इंजरी होनी नहीं है तो कौन रखना किसने है, किसने पूछना है हमको। They are also concerned with the enhancing sportsman's performance by treating and rehabilitating them. तो फिजियोथेरेपिस्ट जो स्पोर्ट्स में काम करता है तो इंजरी का ट्रीटमेंट करता है, और जब इंजरी ठीक हो जाएगी, ट्रेनिंग अच्छी कर सकने लायक बन जाएगा, तो उसकी ट्रेनिंग करने से अच्छी ट्रेनिंग रोज हो रही। नीरज चोपड़ा की तरह भाला रोज बढ़ा के फेंक रहा, आज 80 मीटर फेंका, कल को 81 मीटर फेंका। एक बात मैं के हिसाब से कुछ एक्सरसाइज कैसे बतानी है क्या, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को गेम की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए ना। गेम की समझ नहीं होगी तो बता ही नहीं पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू द सेम पीपीटी इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज ऑन मंडे। Okay? Thank you so much. I hope everything is clear to you. If anything is not clear, you may ask a question right now or in the next class. I just feel good. ठीक है?